गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है? सोनम नायक, रेखा कुमारी, अजय शेखर, सूथर, साक्षी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग अभिषेक। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है? एक मिनट, मैं थोड़ा सा आप लोग आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अरशद, मेरी आवाज पहुंच रही है? हम लोग कल के क्लास में क्या किए थे? मैक्स वेबर की नौकरशाही व्यवस्था के बारे में मैक्स वेबर का क्या विचार है, ये हो गया था। आलोचना हो गया था या होने वाला था? आप बताएं जल्दी से। आलोचना हो गया था या होने वाला था? क्या होना था? क्या होना था? आलोचना हो गया था, मूल्यांकन निष्कर्ष भी हो गया था। अच्छा, संभावित प्रश्न होना था। ठीक है। हम लोग वेबेरियन नौकरशाही के दुष्प्रकार्य हुआ था या नहीं हुआ था? मूल्यांकन निष्कर्ष भी हो गया था। ये आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, डिसफंक्शन ऑफ वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी। ये हो गया था मेरे ख्याल से। ये भी मैंने करा दिया था। संभावित प्रश्न होना बाकी था, राइट? संभावित प्रश्न होना बाकी था। आइए, आपके सामने पहला सवाल है। अब देखो, नौकरशाही के बारे में, नौकरशाही व्यवस्था के बारे में मैक्स वेबर के विचारों को सविस्तार प्रतिपादित कीजिए। नौकरशाही व्यवस्था के बारे में
मैक्स वेबर के विचारों को सविस्तार प्रतिपादित कीजिए। सविस्तार प्रतिपादित कीजिए, ये मॉडल का सवाल है। ये मॉडल का सवाल है। नौकरशाही व्यवस्था के बारे में मैक्स वेबर ने जो भी विचार दिया है वो हमें यहां पर लिख देना है। दूसरा सवाल है आपका, नौकरशाही व्यवस्था के बारे में वेबर के विचारों को स्पष्ट कीजिए। वेबर ने क्या कहा है ये भी बताइए, और आलोचकों की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही है ये भी बताइए। बी मॉडल का सवाल है ये। डन कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दोनों पक्ष की चर्चा करेंगे। मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी के बारे में क्या कहा है यह भी बताएंगे, और आलोचकों ने इसकी क्या आलोचना की है यह भी बताएंगे। चलिए, हमारा अगला सवाल है, नौकरशाही व्यवस्था के बारे में मैक्स वेबर के विचारों की समीक्षा कीजिए। ये सीधे तीसरे 3 सवाल, ये सी मॉडल का सवाल है आपका। मूल्यांकन एवं निष्कर्ष जो हम लोगों ने लास्ट में दिया है, उसमें हम संक्षेप में मैक्स वेबर ने नौकरशाही व्यवस्था के बारे में क्या कहा है वो बताएंगे। फिर उसकी क्या कमियां बताई गई है, आलोचना, उस आलोचना में से कुछ कमियां निकालेंगे जो जेन्युइन टाइप की कमियां है। और फिर हम क्या इंपॉर्टेंस है ब्यूरोक्रेसी के बारे में मैक्स वेबर के विचारों का, कमी और महत्व दोनों की चर्चा करके एक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे। तो ये हो गया, समीक्षा कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, अगर है तो सी मॉडल के सवाल का फ्रेम। अगला सवाल है, अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिए, वेबर के नौकरशाही के आदर्श प्रारूप को स्पष्ट कीजिए। मतलब नौकरशाही व्यवस्था के लक्षणों की जो सूची वेबर ने बनाई, नौकरशाही व्यवस्था के ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के जो लक्षण, आदर्श प्रारूप क्या है? आदर्श प्रारूप विशेषताओं का एक पुंज है। अगर याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा है, आदर्श प्रारूप अध्ययन की जाने वाली घटना के बारे में, उस तरह की ढेर सारी घटनाओं के अनुभविक अध्ययन के उपरांत बनाया गया विशेषताओं का एक पुंज है। किसी भी घटना जिसका अध्ययन करना है, उसके बारे में विशेषताओं का एक पुंज, जिसका निर्माण उस तरह की ढेर सारी घटनाओं के अनुभविक अध्ययन के आधार पर किया जाता है। लेकिन किसी भी व्यवहार के उस तरह की घटना में सभी विशेषताएं विद्यमान हो यह आवश्यक नहीं है। लेकिन व्यवहार की उस तरह की किसी भी घटना की अधिकांश विशेषताएं इस आइडियल टाइप में होनी चाहिए, तभी तो उस घटना का आइडियल टाइप होगा, नहीं तो किसी और घटना का आइडियल टाइप बन जाएगा। होनी चाहिए। इसका यूज क्या है? तो ये बन जाने के बाद में उस घटना का कंपैरेटिव, तुलनात्मक अध्ययन करके उस घटना के बारे में समझने में यह आदर्श प्रारूप सहायक होता है। बिल्कुल, मैक्स वेबर ने ढेर सारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के सामूहिक क्रियाकलाप, जिसको नौकरशाही व्यवस्था कहा जाता था, का अध्ययन किया। अमेरिका में ढेर सारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का अध्ययन किया और उसके बारे में एक लक्षणों की सूची बनाई, ताकि उसके बारे में स्पष्ट किया जा सके कि क्या है नौकरशाही व्यवस्था, इसमें कैसे काम होता है नौकरशाही व्यवस्था में। उसी को हम आदर्श प्रारूप कहते हैं। आपका सवाल है कि वेबर के नौकरशाही के आदर्श प्रारूप को स्पष्ट कीजिए। अब मुझे नहीं लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे, आराम से करेंगे। अब फिर सवाल है, वर्तमान समाज के सांगठनिक क्रियाकलापों के विश्लेषण में यह कहां तक प्रासंगिक है? वर्तमान समाज के सांगठनिक क्रियाकलापों के विश्लेषण में ये कहां तक प्रासंगिक है? ये प्रासंगिकता से जुड़ा हुआ सवाल है, और मैंने पहले भी कहा है बच्चा कि प्रासंगिकता से जुड़े हुए सवाल का मतलब क्या होता है। कोई विचारक 150 साल पहले, 200 साल पहले किसी भी सामाजिक घटना के बारे में कुछ लिखता है, जब वो लिखता है तो कहीं ना कहीं वो पैदाइशी उस घटना के बारे में ज्ञानी नहीं होता है, बल्कि तत्कालीन समय में समाज में
उस तरह की घटनाएं जो होती है वही उसके विचारों को सेप देती है, स्वरूप प्रदान करती है। लेकिन 150 साल बाद समाज में काफी बदलाव आ गया है। अब वो विचारक जिस समाज के बारे में अपना विचार दिया है उस समाज में काफी बदलाव आ गया है। तो क्या वह विचार आज के समाज के विश्लेषण में प्रासंगिक है? तो यहां अप्रोच हमारा यही होगा कि उस विचारक ने किसी भी घटना के बारे में अगर 10 विशेषताएं बताई है, 10 चीजों के बारे में बताया है, 10 पॉइंट्स पर उसने वर्णन किया है, समझाया है, आज के उस तरह की घटनाओं में जो जो पॉइंट सिमिलर है, आज भी दिखाई दे रहा है, ये है उस विचारक के उस विचार की प्रासंगिकता। और विचारक द्वारा बनाए हुए कुछ लक्षण या पॉइंट्स में से आज के घटना में जो जो बदला हुआ दिखाई दे रहा है, जो मैच नहीं कर रहा है, जो मैच नहीं कर रहा है, यह है उस विचारक की अप्रासंगिकता। समकालीन समाज के विश्लेषण में अप्रासंगिकता, समकालीन समाज के सांगठनिक क्रियाकलापों के विश्लेषण में अप्रासंगिकता या प्रासंगिकता। अब क्लियर हो चुका है? मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी के बारे में लिखा। जब हम कोई काम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करते हैं, अकेले करते हैं, दूसरों की ओर उन्मुख होकर के मिलजुल के करते हैं, ये वैयक्तिक क्रियाकलाप है। अगर 10-20 लोग मिलकर करते हैं तो ये सामूहिक क्रियाकलाप है। डन। हमारे पुराने जमाने में बहुत बड़ा परिवार होता था। परिवार में 45, 50, 60 सदस्य होते थे। हम लोगों ने जंगलों को ढेर सारा काट करके खेत बना लिए थे, वो लोग, और सब मिलके खेती करते थे। ये भी एक प्रकार का सामूहिक क्रियाकलाप था। मेरी बातों को एकदम फोकस करके सुनो। ये भी एक प्रकार का सामूहिक क्रियाकलाप था। जब यूरोप में राजतंत्र गया और लोकतंत्र आया तो नए लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था ने लॉ एंड ऑर्डर के काम को भी अपने जिम्मे ले लिया। ठीक है? और इस लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए ढेर सारे अधिकारियों की बहाली करी, कर्मचारियों की बहाली करी, और इन अधिकारियों और कर्मचारियों को कैसे काम करना है वो ढेर सारे नियम तौर तरीके बनाए तर्कसंगत तरीके से, ताकि समाज में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखा जा सके। प्रशासन तंत्र का एक निर्माण किया। इसी को पहली बार ब्यूरोक्रेसी कहा गया। यानी पहली बार राज्य ब्यूरोक्रेसी के रूप में प्रॉपरली ब्यूरोक्रेसी का विकास हुआ। ऐसे चर्च वगैरह में भी इस तरह का संगठन एग्जिस्ट करता था। चर्च समझते हो? वहां भी पादरी का ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, बहुत सारी चीजें हैं उसमें, सिमिलरिटी है। बट राज्य नौकरशाही आया यूरोप में। ये राज्य नौकरशाही राजा के लोग थे, लोकतांत्रिक राज्य के लोग थे। राजा नहीं कहेंगे, हम कहेंगे लोकतांत्रिक राज्य के लोग थे। लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना इनका काम था। तब तक यूरोप में औद्योगिक क्रांति होती है, पूंजीपति एक बहुत शक्तिशाली वर्ग के रूप में उभर कर सामने आता है। ये पूंजीपति और सरकार मिल जाती है। धन के प्रभाव से सरकार पूंजीपतियों के पक्ष में सोचने लगती है। आज जैसे भारत में भी आप देख सकते हो, कई देशों में आप देख सकते हो कि सरकार पर पूंजीपतियों का प्रभाव दिखाई देता है। सरकार की नीतियों में, सरकार द्वारा बनाए हुए कानून में उस समय भी वो होने लगा था, और शोषित हो रहा था बेचारा मजदूर, औद्योगिक श्रमिक। बहुत से लोगों ने इस सामूहिक क्रियाकलाप जो राज्य नौकरशाही के रूप में आया था, सांगठनिक क्रियाकलाप, जिसको नौकरशाही व्यवस्था कहा गया, प्रशासन तंत्र कहा गया, ब्यूरोक्रेसी कहा गया,
इसकी बहुत सारे लोगों ने आलोचना करी। लकीर का फकीर कहा, एक बार नौकरशाही के चक्कर में फंस गए, सरकारी काम में तो जूते घिस जाएंगे, ऑफिस में दौड़ते दौड़ते दौड़ते। मार्क्स ने कहा कि एक तो पूंजीपतियों के हितों को सिद्ध करने का एक हथियार है, औजार है, साधन है, जो कि राज्य सरकार पूंजीपतियों के जेब में होता है, और पूंजीपति इसी नौकरशाही व्यवस्था के माध्यम से अपने हितों को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। ये बड़ा खराब है। नकारात्मक विश्लेषण हो रहा था। डन। इधर मार्क्सवादी समाजवादी विचारधारा पर आधारित संगठनों में हड़ताल होने शुरू हो गए थे। हड़ताल से औद्योगिक संगठनों का काम दुष्प्रभावित हो रहा था। औद्योगिक संगठनों ने भी सोचना शुरू कर दिया था कि ऐसा कब तक चलेगा, शोषण को थोड़ा कम किया जाना चाहिए, कारखाना के अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाना चाहिए। इसलिए औद्योगिक संगठनों ने भी अब पढ़े लिखे लोगों के एक समूह को संगठन चलाने का काम सौंप दिया। राइट। इधर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा था, तो लेबर भी स्किल्ड लेबर के रूप में विकसित हो रहे थे। तो स्किल्ड वर्कर, कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक, प्रबंधक, मालिक, मैनेजमेंट मालिक, और अब यहां औद्योगिक संगठनों में भी नौकरशाही व्यवस्था की तरह बिल्कुल तर्कसंगत तरीके से सामूहिक क्रियाकलाप संपादित होने लगा था, सांगठनिक क्रियाकलाप संपादित होने लगा था, तर्कसंगत तरीके से। मतलब क्रियाकलापों को इस तरह से किया जाए कि संगठन के लक्ष्य की श्रेष्ठतम प्राप्ति संभव हो सके। तर्कसंगत तरीके से क्रियाकलापों का, संगठन के क्रियाकलापों का संपादन, सामूहिक क्रियाकलापों का संपादन, लक्ष्य को केंद्र में रख करके संगठन के क्रियाकलापों का संपादन तर्कसंगत तरीके से। श्रम विभाजन और विशेषीकरण की व्यवस्था के तहत क्रियाकलापों का संपादन हो रहा था। श्रम विभाजन और विशेषीकरण के तहत क्रियाकलापों का संपादन हो रहा था। दूसरा पॉइंट, औपचारिक नियमों की एक संरचना के तहत, तर्कसंगत तरीके से बनाए हुए नियमों की एक संरचना के तहत संगठन के सभी लोग, सभी अधिकारी कर्मचारी अपने अपने कार्यों का संपादन करते थे, ताकि संगठन के लक्ष्यों को बेहतर तरीके से प्राप्त किया जा सके। 3 पॉइंट, ये 3 लक्षण है आदर्श प्रारूप के, हम लोग लिखे। चौथा, एक औपचारिक सत्ता संरचना के तहत सारे अधिकारी कर्मचारी सोपानिक रूप से जुड़कर अपने अपने कार्यों का संपादन कर रहे थे और संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने में लगे हुए थे। ये सोपानिक सत्ता संरचना इसलिए बनाई गई थी ताकि संगठन के लक्ष्य को श्रेष्ठतम तरीके से प्राप्त किया जा सके। सारे काम लिखित संचिकाओं के माध्यम से, रजिस्टर के माध्यम से, सब कुछ फॉर्मल तरीके से किए जा रहे थे। इट्स कॉल्ड फॉर्मल ब्यूरोक्रेसी, एकदम फॉर्मल स्ट्रक्चर। चूंकि मार्क्सवाद या समाजवाद के प्रभाव में मजदूर हड़ताल करने लगे थे, मजदूर अवेयर हो गए थे, इसलिए ऐसा महसूस किया गया कि मजदूर का काम में मन लगे, मजदूर हड़ताल न करे, इसलिए थोड़ा उनकी मजदूरी ठीक ठाक दी जाए। कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर के कारण मजदूरों में अलगाव बढ़ रहा था, काम उनके लिए बोरिंग हो गया था, बोरियत हो रही थी, फलतः नंबर ऑफ एक्सीडेंट बढ़ रहा था, नंबर ऑफ एब्सेंटिज्म बढ़ रहा था, असंतोष काम में बढ़ रहा था। ये चीजें कारखाना मालिकों ने भी समझा। अब चूंकि कारखाना मालिक को रिप्रेजेंट प्रबंधक वर्ग कर रहा है, जो पढ़ा लिखा है, जो एमबीए किए हुए टाइप का है, तो उन लोगों ने महसूस किया कि थोड़ा सा कुछ बदलाव होना चाहिए। मजदूरों को मजदूरी अच्छी दी जाने लगी थी, उनकी नौकरी को स्थायी कर दिया गया था, ताकि नौकरी का तनाव नहीं रहेगा, जब चाहे तब निकालने वाला झंझट नहीं रहेगा। उनको एक प्रॉपर वेतन दिया जा रहा था,
उनको कुछ भत्ते भी दिए जाने लगे थे ताकि कार्य अभिप्रेरण को बढ़ाया जा सके और मजदूरों से अच्छा से काम करवाकर प्रति व्यक्ति उत्पादकता को बढ़ाया जा सके और कारखाना को, कंपनी को लाभ मिल सके। इस तरीके से मैक्स वेबर ने देखा कि अमेरिका के ढेर सारे प्राइवेट सेक्टर में, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में, बड़े बड़े संगठनों में कार्यों का संपादन होना शुरू हो गया था। यानी अगर कहें तो मार्क्स के समय में जो राज्य ब्यूरोक्रेसी का कैरेक्टर था उससे काफी हद तक बदलाव आ चुका था, लेकिन जो राज्य ब्यूरोक्रेसी का स्वरूप था वही स्वरूप प्राइवेट सेक्टर में लागू था, वही स्वरूप प्राइवेट सेक्टर में लागू था उसी तरह से। इसलिए जब इसलिए जब मैक्स वेबर ने इन नौकरशाही संगठनों का अध्ययन किया और उनके बारे में जब उनके लक्षणों की सूची बनाई कि इसमें ऐसे काम होता है, ऐसे काम होता है, ऐसे काम होता है, ऐसे काम होता है, तो यही लक्षणों की सूची थी। और मैक्स वेबर ने इस नौकरशाही व्यवस्था के बारे में बताया और बताने के बाद परोक्षतः दो प्रश्नों का उत्तर दिया। एक प्रश्न था कि मार्क्स और अन्य लोग नौकरशाही व्यवस्था को का नकारात्मक विश्लेषण प्रस्तुत कर चुके थे। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम खराब है, राइट। मार्क्स आदि लोगों ने ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम खराब है जब कहा तो उस समय केवल और केवल राज्य नौकरशाही के रूप में ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था, खराब है कह दिया। निश्चित रूप से वहां बहुत सारी कमियां थी। मैक्स वेबर के समय में राज्य के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में औद्योगिक संगठनों के कार्यों के संपादन में भी इस तरह के सांगठनिक क्रियाकलाप आ गए थे, ब्यूरोक्रेसी आ गई थी। मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी के बारे में इन सारी चीजों को कहने के बाद ब्यूरोक्रेसी के लाभकारी पक्षों की चर्चा की। मैक्स वेबर ने कहा कि ये संगठन के कामों को करने का एक तर्कसंगत तरीका है, जहां सारे काम को इस तरीके से संगठित किया गया है, इस तरीके से प्लान किया गया है ताकि संगठन के लक्ष्य को बेहतर तरीके से प्राप्त किया जा सके, संगठन के लक्ष्य को बेहतर तरीके से प्राप्त किया जा सके। बिल्कुल क्लियर। मैक्स वेबर ने इसके ढेर सारे लाभों की चर्चा की। इससे संगठन के लक्ष्य का बेहतर प्राप्ति संभव होती है। परमानेंट नौकरी से, भत्ते से मजदूरों का काम में मन लगता है, उनके ऊपर नौकरी जाने का तलवार नहीं लटकता, इससे उत्पादकता बढ़ती है, आदि नियमों के तहत काम करने से काम में एक समरूपता होती, प्रॉपर तरीके से काम होता है, एडहॉक में काम नहीं होता है। जो भी लाभ बताए जिसको हम लोगों ने पढ़ा। मैक्स वेबर 1920 में मर गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद धीरे धीरे आधुनिक पूंजीवाद का उद्भव और विकास होता है, कारपोरेट कैपिटलिज्म आता है, धीरे धीरे शुरू होता है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो जाने से काम के तरीके में भी बदलाव आता है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो जाने से काम के तरीके में भी बदलाव आता है। उन्नीस 1960-70 तक आते आते नौ उदारवाद का प्रवेश होता है। नौ उदारवाद में कहा गया राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। उदारवाद में राज्य के अहस्तक्षेप के सिद्धांत का अनुपालन होता रहा। 1970 के दशक के बाद राज्य के हस्तक्षेप में फिर से वृद्धि नजर आई। 1980-90 के बाद, 1890 यानी 1900 ईस्वी के बाद 1915, 20, 25, 30, 35, 40 राज्य का हस्तक्षेप फिर से बढ़ने लगा। हुआ कि राज्य का थोड़ा हस्तक्षेप होना चाहिए। राज्य ने श्रमिकों के लिए श्रम कानून बना दिए, नौकरी के घंटे निर्धारित कर दिए, वेतन निर्धारित कर दिया, न्यूनतम वेतन, ताकि श्रमिकों के शोषण से बचाव मिले। ये सब चीजें शुरू हो चुकी थी।
लेकिन 1960-70 तक आते आते फिर से राज्य अहस्तक्षेप के सिद्धांतों का पालन करने लगा, फिर से लेसेस-फेयर वापस आ गया, क्योंकि कैपिटलिज्म का प्रभाव बढ़ा, पूंजीपतियों का प्रभाव नेताओं पर बढ़ा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक सक्सेसफुल अर्थव्यवस्था के रूप में उभरकर सामने आई। 1980, 1990 तक आते आते समाजवादी मॉडल धीरे धीरे फ्लॉप होने लगा, और जब आर्थिक क्रियाकलापों में पूंजीपतियों की डोमिनेंसी बढ़ी तो पूंजीपतियों ने कहा कि भाई हर राज्य की जरूरत हो गई कि भाई आर्थिक विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाना है तो इन प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व करना होगा, प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी इन्वॉल्व करना होगा। जो घटनाएं 1970, 80, 90 में भारत से के बाहर के देशों में घटित होती है, 1991 के आर्थिक सुधार के बाद वही घटना भारत में घटित होती है। राज्य के लिए जरूरी हो गया कि आर्थिक क्रियाकलापों में पूंजीपतियों की सहभागिता, निजी उद्यमियों की सहभागिता को बढ़ाया जाए। अगर आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो जब तक प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन नहीं होगा तब तक अकेले स्टेट विकास के लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता। प्राइवेट सेक्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ा, और जब प्राइवेट सेक्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ा तो प्राइवेट सेक्टर ने कहा कि जो आप हस्तक्षेप करके रेगुलेट कर रहे हो, हमको बहुत ज्यादा अंकुश लगाए हो, श्रम सुरक्षा के नाम पर ढेर सारा कानून बना दिए हो, टैक्स 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 टैक्स, ये सब हटाओ, नहीं तो हम नहीं आएंगे। हमको आएंगे तो हम लाभ कमाने के लिए आएंगे, तुम्हारे सामाजिक न्याय के लिए नहीं आएंगे, तुम्हारे यहां समाजवाद की स्थापना करने के लिए नहीं आएंगे, हमको लाभ चाहिए। परिणाम, दुनिया के सभी देशों में धीरे धीरे राज्य की रेगुलेटिंग एजेंसी के रूप में राज्य की भूमिका कम होती है, एक नियामक संस्था के रूप में राज्य की भूमिका कम होती है। श्रम सुरक्षा के ढेर सारे कानून कमजोर होते हैं, प्राइवेट सेक्टर की भूमिका बढ़ती है, फलतः जो निश्चित वेतन या तमाम तरह की जो चीजें थी वो भी धीरे धीरे कम होती, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। अब प्राइवेट सेक्टर कहता है कि हमारे यहां काम करोगे तभी नौकरी, नहीं तो कोई परमानेंट नहीं रहेगा भैया, काम तो नौकरी, नहीं तो गेट आउट, जिस दिन चाहे उस दिन गेट आउट कर देंगे। ये कोई निश्चित वेतन नहीं, जैसा काम वैसा वेतन, बेहतर परफॉर्मेंस करो तो वेतन पाओ, परफॉर्मेंस करो तो वेतन पाओ, कोई फिक्स नहीं, कोई प्रमोशन सीनियरिटी के बेस पर नहीं। प्राइवेट सेक्टर में आया, जो टैलेंटेड है, जो लेबोरियस है, जो बिजनेस हमें दे रहा है, वो टॉप पे है। आपके कोचिंग के फील्ड में आ गया है, बड़े बड़े प्राइवेट कंपनियां आज कोचिंग के फील्ड में आ गई, बहुत विद्वान टीचर है, नहीं चलेगा। आप हमको बिजनेस क्या देते हैं ये चलेगा। अगर आप कंपनी को ढेर सारा लाभ पहुंचाते हैं, आप झूठ बोल के लाभ पहुंचाइए ना, क्या फर्क पड़ता है। आप झूठ बोलिए बच्चों से, सब गलत पढ़ाइए, कुछ भी बोलिए, बच्चों को पसंद आना चाहिए, दैट्स ऑल। वही टीचर आज के डेट में टॉप है जो बच्चों को पसंद आता है, जो बच्चों को पसंद आता है। वो क्वालिफाई कराने की क्षमता रखता है कि नहीं रखता है, या उसका लेवल बच्चों को उस लेवल तक पढ़ाने की क्षमता में है कि नहीं है, मायने नहीं रखता। बच्चों को पसंद आए मतलब आज के डेट में टीचिंग डेमोक्रेटिक हो गया है, लोकतांत्रिक हो गया। और जब भारत में 1947 में लोकतंत्र को लागू किया जा रहा था तो ब्रिटिशर्स ने कहे थे कि यह गधों का तंत्र होगा, क्योंकि लोकतंत्र में जैसा लोक होता है वैसा ही तंत्र होता है। और आज भी 8 से 9 लाख लोग यूपीएससी का फॉर्म फिलअप करते हैं, 4 से 5 लाख लोग एग्जाम देते हैं, और 1000 का सिलेक्शन होता है। यानी सिलेक्शन पाने की क्षमता 1000 का होता है तो मान के चलो 10,000, 15,000 उस 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख में से। तो 5 लाख में 10,000 यूपीएससी के लेवल तक पहुंचने लायक है, और टोटल 5 लाख है। तो एक टीचर को डिसाइड करना होगा कि वो 10,000 का पसंदीदा टीचर बने या 4,90,000 का पसंदीदा टीचर बने।
अगर 10,000 का पसंदीदा टीचर बनता है तो वो 10,000 बच्चे पसंद करेंगे, 4,90,000 बच्चे पसंद नहीं करेंगे, उसकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी, क्योंकि 4,90,000 पे ही कोचिंग चलती। सफल छात्रों पे कोचिंग नहीं चलती है, फेलियर स्टूडेंट पे कोचिंग चलती है। जो असफल है उन पे कोचिंग चलती है। आप उनको कैसे नाराज कर सकते हो? कोचिंग की प्रकृति में बदलाव आया है, ये कुछ वर्षों में कोचिंग की प्रकृति में बदलाव आया है, टीचिंग की प्रकृति में बदलाव आया है। सब कुछ डेमोक्रेटिक हो गया है। कल या परसों में आप भी यूट्यूब पे देख लेना, इंडिया के 2 टीचर अभी यूपीएससी के फील्ड में सबसे बड़ा नामी टीचर होते माने जाते हैं। एक रविंद्रन सर की कोचिंग बाजीराम है। बाजीराम का नाम आपने सुना होगा शायद, इंग्लिश मीडियम की कोचिंग है, राजेंद्र नगर में है और लगभग करीब 15-20 हजार बच्चे वहां पढ़ते हैं। 15-20 हजार, इंडिया का सबसे जो सेकंड है, और मान के चलिए कि 3-4 हजार वाला है, 20 हजार वाला नहीं है। एक दौर होता था जब बच्चे 12 बजे रात को वहां चले जाते थे, 12 बजे रात को खाना उना लेकर के, कुछ भी खाने पीने का लेकर के वहां बैठ जाते थे और 10 बजे सुबह ऑफिस खुलता था। ऑफिस में एक टोकन मिलता था और टोकन ले जाकर के और बैंक में फीस जमा करना होता था। जो पहले आया वो पहले पाया, और 4-5 हजार एडमिशन के बाद एडमिशन ब्लॉक हो जाता था, फिर एडमिशन नहीं होता था। अगले साल पैरवी होती थी उस कोचिंग में एडमिशन पाने के लिए। अब उनका अप्रोच बदला और हुआ कि जो भी आए, अगर आ रहा है तो एडमिशन ले लेंगे। तो अब एडमिशन सबका लेते हैं, फलता 15,000 20,000 एडमिशन होता है। लेकिन जो बैकबोन थे उस कोचिंग के, रविंद्रन सर, और इंग्लिश मीडियम का दिल्ली में दूसरा टॉप कोचिंग है, टॉप टीचर श्री राम सर। मैं एक दिन रविंद्रन सर का वीडियो देख रहा था तो 2,500-3 हजार व्यूज था 4 महीने में। 2,500 हजार व्यूज है श्री राम सर आईएएस। आप डालना, लेक्चर भी सुनो, उस लेक्चर में क्या दम है तो पता चलेगा, वो लेबल है। क्योंकि इंग्लिश मीडियम के छात्र थोड़ा सा रिसर्च करने वाले होते हैं, समझदार होते हैं, कैरियर के बारे में थोड़ा R&D करते हैं, तो वो वैसे लोगों की वहां चलती है, लोग पढ़ते हैं। हिंदी माध्यम के छात्र का लेवल दोष उनका नहीं है, उनके बैकग्राउंड का दोष है, उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड का दोष है, उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड का दोष है, कमी है, वो क्षमता नहीं होती है उनमें, तो वो अधिकांश गुमराह होते हैं। बिल्कुल सब कुछ मैंने कहा ना कि व्यू पे चल रहा है, लोकतांत्रिक हो गया है। आज काफी हद तक सिचुएशन बदल चुकी है। अगर हम ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, संगठनों की बात करें, तो 70-80 के बाद चीजें बदली। नौकरशाही संगठनों ने कहना शुरू किया, प्राइवेट सेक्टर ने, कि भाई आप वेलफेयरिज्म, जो सिक्योरिटी है वो कम कीजिए, हम अपने मन से करेंगे, जब चाहे तब हटा देंगे, काम करो, सीधे सीधे बात है, तभी रिजल्ट मिलेगा आपको, तभी पैसा मिलेगा, तभी नौकरी की गारंटी होगी। नौकरी की कोई गारंटी नहीं रह गई है। तो परमानेंट नौकरी के जगह पर टेम्पोररी नौकरी, एक निश्चित वेतन के जगह पर काम के अनुसार वेतन, वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन, प्रोन्नति के जगह पर परफॉर्मेंस के आधार पर प्रमोशन, ये बदलाव आया है। प्राइवेट बैंक में चले जाओ तो कुछ नहीं भाई, एक निश्चित वेतन हम थोड़ा सा देंगे, थोड़ा सा, लेकिन आपका असली जो कमाई होगा वो आपके परफॉर्मेंस पे होगा। आप पूरे महीने में कितना अकाउंट ओपन करवाते हो, अगर आप अकाउंट सेक्शन में हो तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
टारगेट दे दिया जाता है कि इतना आपको कराना है। इस तरीके का काम बदला है। यानी जो वेबर के समय नौकरशाही व्यवस्था का तौर तरीका था, संगठनिक क्रियाकलापों का तौर तरीका था, आज अगर हम देखें 1970, 80, 90 के बाद भारत में भी और अन्य देशों में भी, तो काफी हद तक बदलाव आ गया। दूसरी बात कि जो मैं यहां पर प्रासंगिकता पे चर्चा कर रहा हूं बच्चा, फिर दोबारा नहीं करूंगा, ये मौका क्वेश्चन का मिला है तो यहीं पर इस चीज को समझा देता हूं। दूसरी बात कि वेबर के समय से आज में अगर हम कंपेयर करते हैं तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा हुआ, और बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो जाने से, बहुत ज्यादा सर्विस सेक्टर के आ जाने से, इसको अब इंडस्ट्रियल इकोनॉमी न कह करके पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कहा जाता है, उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इतना बदलाव आ चुका है, इतना ज्यादा बदलाव आ चुका है कि 1970 के बाद ये जो नई अर्थव्यवस्था उभर कर सामने आई, इसके लिए बहुत सारे विद्वानों ने एक शब्द सजेस्ट किया कि अब ये इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक सिस्टम नहीं है, इसको पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक सिस्टम, उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था। हम अब उत्तर औद्योगिक समाज में रह रहे हैं, औद्योगिक समाज में नहीं रह रहे हैं। 70 के बाद इस तरह के समाज को एक अन्य संदर्भों में कहा गया कि आधुनिक समाज नहीं है, ये उत्तर आधुनिक समाज है। मतलब ये शब्द इसलिए यूज किया गया कि पहले से काफी बदलाव आ चुका है। इसका अलग अलग संदर्भ है जिसकी चर्चा मैं कभी कभी बीच बीच में करता रहूंगा। उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था, और इस उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बच्चा औद्योगिक अर्थव्यवस्था का रूप बदल गया है, काफी हद तक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आ चुका है, सर्विस सेक्टर का आगमन हो चुका है। फलतः जो नेचर ऑफ वर्क था वो बदल गया। पहले नेचर ऑफ वर्क निश्चित होता था, प्रेडिक्टेबल होता था, लोग रूटीन वर्क के रूप में काम करते थे। सुबह जाना है, 10 बजे से ऑफिस खुलेगा, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, सब कुछ फिक्स था। तो जहां रूटीन वर्क है, जहां प्रेडिक्टेबल वर्क है, वहां पर तो काम किसको किसको क्या क्या करना है, एक औपचारिक रूप से बनाए हुए नियमों की संरचना के तहत काम किया जा सकता था। सबको नियमों के तहत ही काम करना है, वहां के लिए तो बिल्कुल फिक्स नियम बनाए जा सकते थे, राइट। लेकिन जहां पर नेचर ऑफ वर्क अनप्रेडिक्टेबल हो, जहां पर नेचर ऑफ वर्क नॉन रूटीन हो, रूटीन वर्क नहीं है, नॉन रूटीन वर्क के रूप में कोई रूटीन नहीं है, कोई निश्चितता नहीं है, उसका कोई प्रेडिक्शन, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वहां काम करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को समयानुसार तत्काल कुछ निर्णय लेने की जरूरत होती है, तत्काल कुछ निर्णय लेने की। वो निर्णय उनके परिस्थितियों और उनके विवेक द्वारा निर्धारित होता है। अगर हम उनके कार्यों को बिल्कुल निश्चित नियमों में बांध देंगे तो फिर वो बेहतर काम नहीं कर पाएंगे। एक एग्जांपल दिया कि टमाटर वाले ने कहा कि नहीं, अब वहां पर नियमों के तहत अगर काम करेंगे तो टमाटर सड़ेगा ही सड़ेगा। रिलायंस वाले ने कहा कि नहीं भैया, टमाटर सड़े तो हटाओ, खत्म करो उसको, रिश्वत देके। लक्ष्य इंपॉर्टेंट है, टारगेट इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो नए नेचर ऑफ वर्क वाले ऑर्गेनाइजेशन उभर कर सामने आए अब हाल के वर्षों में, इस तरह के कामों को नियमों की एक औपचारिक संरचना के तहत पूरी तरह से बांध देना संगठन चलाने वालों के लिए उपयुक्त नहीं लगा। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उनमें फ्लेक्सिबिलिटी दी, लोचशीलता की परिस्थितियों के अनुसार। भाई आप नियमों के साथ फ्लेक्सिबल हो सकते हो, नियमों का एक ढांचा रहेगा, क्योंकि संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक मोटा मोटी नियम होना चाहिए, लेकिन लक्ष्य हमेशा केंद्र में होना चाहिए। ये नियम को हमेशा याद रखो कि ये नियम साधन है, साध्य तुम्हारा संगठन का लक्ष्य है। इसलिए जरूरत पड़ने पर इन नियमों में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए। इस तरीके से ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन बदल गया। यानी हम कहें तो पहले की नौकरशाही व्यवस्था, वेबेरियन काल की नौकरशाही व्यवस्था जो व्यवहार में थी, और आज के व्यवहारिक नौकरशाही व्यवस्था जो नौकरशाही संगठन है, उसके प्रकृति में बदलाव आया है। और वेबेरियन नौकरशाही का आदर्श प्रारूप, या वेबर द्वारा बनाया गया नौकरशाही का आदर्श प्रारूप, वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी जो है, वो उस समय के
नौकरशाही व्यवस्था की प्रकृति पर आधारित है, उसके आधार पर बनाई गई है। इसलिए निश्चित रूप से आज बदले हुए इस ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के विश्लेषण में उतना प्रासंगिक नहीं है, ये उतना प्रासंगिक नहीं है। आज के सांगठनिक क्रियाकलापों के विश्लेषण में उतना प्रासंगिक नहीं है। जहां नॉन रूटीन है संगठन में, उसके विश्लेषण में उतना प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि आज के नॉन रूटीन वर्क वाले ऑर्गेनाइजेशन में, अनप्रेडिक्टेबल वर्क वाले ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने का तरीका बदल चुका है। अब बिल्कुल रिजिड नियमों की संरचना के तहत काम नहीं किया जा रहा, फ्लेक्सिबिलिटी है। प्रासंगिक नहीं है। तो फिर प्रासंगिक कहां है? तो दो संदर्भों में प्रासंगिक है। पहला कि आज भी सारे के सारे संगठन के नेचर में बदलाव नहीं आया है, आज भी बहुत सारे संगठन जो है वो पहले जैसे हैं। पॉइंट नंबर 1। इसलिए आज के औद्योगिक संगठनों को दो टाइप में डिवाइड किया है। हम लोगों ने चर्चा किया, वंस एंड स्टॉकर का एक स्टडी है, ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन और मैकेनिकल ऑर्गेनाइजेशन, यांत्रिक संगठन और सावयवी संगठन, यांत्रिक नौकरशाही और सावयवी नौकरशाही, मैकेनिकल ब्यूरोक्रेसी और ऑर्गेनिक ब्यूरोक्रेसी। मैकेनिकल ब्यूरोक्रेसी वो है जहां पर सारे लोग यंत्रवत काम करते हैं, यंत्रवत मतलब नियमों के तहत काम करते हैं। वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी जो है वो मैकेनिकल ब्यूरोक्रेसी की श्रेणी में आएगी, और आज भी इस तरह की ब्यूरोक्रेसी है। और इस तरह के ब्यूरोक्रेसी के अध्ययन में मैक्स वेबर के नौकरशाही का आदर्श प्रारूप प्रासंगिक है। डन। लेकिन आज बहुत सारे ब्यूरोक्रेसी जो है उसका रूप बदल गया है, बहुत सारे संगठनों की प्रकृति बदल गई। इस कॉल ऑर्गेनिक ब्यूरोक्रेसी, ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन। यहां क्या चेंज है? तो यहां नेचर ऑफ वर्क के अकॉर्डिंगली काम में, नियमों में फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। यहां परफॉर्मेंस के आधार पर टेस्ट 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 सब कुछ, बहुत सारी चीजें। आज भी सरकार वाली नौकरशाही तो वेबेरियन टाइप की है, लेकिन हां, ध्यान देने वाली बात है कि सरकार वाली नौकरशाही में भी अब बदलाव आ रहा है। 1991 के आर्थिक सुधार के बाद बहुत सारे सरकारी संगठनों में भी उनके मैनेजमेंट का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। आप यहीं दिल्ली में देखो तो दिल्ली में एनडीपीएल का मैनेजमेंट टाटा पावर को दे दिया गया, और टाटा पावर ने प्राइवेट टाइप के लोगों को बहाल किया, जहां जिनकी नौकरी की कोई गारंटी नहीं है, कोई अस्थायी नौकरी नहीं है, चेंज किया। तो सरकारी में भी बदलाव आ रहा है, यानी चेंज हो रहा है। तो इस जो चेंज वाला पहलू है, इसके विश्लेषण में वेबेरियन नौकरशाही प्रासंगिक नहीं है। लेकिन आज जो वेबर वाली चीजें हैं, अगर हम अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम कहें कि भाई आज भी कुछ भी हो, मैक्स वेबर ने नौकरशाही के कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई किया जो आज भी है। वेबर ने नौकरशाही को तर्कसंगत क्रियाकलापों के रूप में प्रस्तुत किया कि ब्यूरोक्रेसी संगठन के अंदर तर्कसंगत क्रियाकलापों का एक रूप है, और आज भी संगठन में तर्कसंगत तरीके से ही क्रियाकलाप किए जाते हैं। तार्किक रूप से सांगठनिक क्रियाकलापों का संचालन वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी का एक प्रमुख लक्षण है, और आज भी भारत के सभी नौकरशाही व्यवस्था का एक प्रमुख लक्षण बना हुआ है। आज भी हर जगह संगठन में तार्किक तरीके से, तर्कसंगत तरीके से, संगठन के लक्ष्य को ध्यान में रख करके संगठन के क्रियाकलापों का संपादन होता है। डन। ये है प्रासंगिकता। डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन के तहत कार्यों का संपादन आज भी ऑलमोस्ट है। ठीक है कि थोड़ा सा डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन को थोड़ा सा ढीला किया गया है, टीम वर्क पर जोर दिया जा रहा है, मल्टी स्किलिंग पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन आज भी सभी संगठनों में आप पाओगे कि काम का बंटवारा और विशेषीकरण को ध्यान में रखा जाता है, और इसी के तहत विभिन्न पदों को क्रिएट करके काम करवाया जाता है। अलग अलग पद और पद को क्रिएट करके काम करवाना आज भी है। सबको सब काम करने की छूट नहीं दी जाती। औपचारिक रूप से बनाए हुए नियमों के तहत कार्यों का संचालन लगभग है।
चाहे वो ऑर्गेनिक ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो मैकेनिकल ब्यूरोक्रेसी हो। ये बात अलग है कि मैकेनिकल ब्यूरोक्रेसी में जो फॉर्मल जो नियम होते हैं, औपचारिक रूप से नियमों की जो एक संरचना है या नियमों का जो औपचारिक ढांचा है, फॉर्मल स्ट्रक्चर है, वो मैकेनिकल में थोड़ा ज्यादा रिजिड है और ऑर्गेनिक में फ्लेक्सिबल है, दैट्स ऑल। बट नियमों की एक औपचारिक संरचना है, क्योंकि बिना नियमों के तहत काम कैसे होगा? बिना तर्कसंगत तरीके से बनाए हुए नियमों के तहत काम नहीं होगा। आज भी चाहे वो ब्यूरोक्रेसी का मैकेनिकल फॉर्म हो या ऑर्गेनिक फॉर्म हो, संगठन के लक्ष्य को ध्यान में रख करके तर्कसंगत तरीके से नियमों की रचना की जाती है और उन्हीं नियमों के तहत संगठन के अधिकारी और कर्मचारी काम करते हैं और संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने में लगे होते हैं। यह भी है लगभग औपचारिक सत्ता संरचना के तहत कार्यों का संगठन संपादन, यह भी है। प्राइवेट सेक्टर में भी एक सीनियरिटी जूनियरिटी होता है, एक सीनियर है, जूनियर है, इनको रिपोर्ट करना है, इनके प्रति अकाउंटेबल है। प्राइवेट सेक्टर में भी टीम मैनेजर बना दिया जाता है। टीम मैनेजर जो होता है वो उनको सभी लोग रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। मैक्स वेबर के ब्यूरोक्रेटी के आइडियल टाइप को आप कंपेयर करके देखो उस समय के खेतों में काम करने वाले सामूहिक क्रियाकलापों से। मैक्स वेबर कहता है कि पहले का जो सामूहिक और संगठनिक क्रियाकलाप था वो इनफॉर्मल टाइप का होता था। जैसे जैसे मनुष्य की तार्किकता में विकास हुआ, तार्किकता का विकास हुआ, प्रोसेस ऑफ रेशनलाइजेशन के तहत व्यक्ति अधिक से अधिक ज्वेक्रिशनल क्रियाकलापों को संपादित करने लगा, लक्ष्य उन्मुख तार्किक क्रिया को संपादित करने लगा। अब लक्ष्य को ध्यान में रख करके तर्कसंगत तरीके से क्रियाओं का संपादन करने लगा। यह है ब्यूरोक्रेसी। तर्कसंगत तरीके से बनाए हुए नियमों की एक औपचारिक संरचना के तहत क्रियाकलापों का संपादन करने लगा। यह है ब्यूरोक्रेसी। और ये तर्कसंगत तरीके से नियमों का रूप कैसा बनाया जाता है ताकि संगठन के लक्ष्य को बेहतर तरीके से प्राप्त किया जा सके। एक औपचारिक सत्ता संरचना के तहत कार्यों का संपादन किया जाता है ताकि संगठन के लक्ष्य को बेहतर तरीके से प्राप्त किया जाए। डिवीजन ऑफ लेबर स्पेशलाइजेशन, ताकि संगठन के लक्ष्य को बेहतर तरीके से प्राप्त किया जा सके। ठीक है कि स्थायी नौकरी के जगह पर अब टेम्पररी टाइप की नौकरी आई है। परफॉर्मेंस के आधार पर, काम के आधार पर वेतन दिया जा रहा है, परफॉर्मेंस के आधार पर प्रमोशन भी दिया जा रहा है। ये सारी चीजों में, इन पक्षों में थोड़ा बहुत बदलाव आया है। तो जो बदलाव वाला पहलू है ये है अप्रासंगिकता का मुद्दा, और जो कंटिन्यूटी वाला पहलू है ये है प्रासंगिकता का मुद्दा। यही है वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी की समकालीन प्रासंगिकता और अप्रासंगिकता। आपके नोट्स में मैंने एक टॉपिक के रूप में इसको दे दिया है। यदि आप उसको प्रॉपरली आराम से कूल होके पढ़ेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। डन। तो आपका जो सवाल है, वेबर के नौकरशाही के आदर्श प्रारूप को स्पष्ट कीजिए। वर्तमान समाज के संगठनिक क्रियाकलापों के विश्लेषण में यह कहां तक प्रासंगिक है। आराम से हम लिख देंगे क्योंकि बहुत क्लियर है कि बहुत ज्यादा शब्द नहीं देने हैं बच्चा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यूपीएससी द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। यूपीएससी द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। चलिए देखते हैं। पहला सवाल आपके सामने है। वेबर के मतानुसार नौकरशाही व्यवस्था के उद्भव व लक्षण को समझाइए। वेबर के मतानुसार नौकरशाही व्यवस्था का कैसे, वेबर हर चीज के इस आधुनिक पूंजीवाद तक के उद्भव के लिए वो कहते हैं कि प्रोसेस ऑफ रेशनलाइजेशन, वो कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन तार्किकीकरण की एक प्रक्रिया है। राइट, सामाजिक परिवर्तन कल से आज तक में, आज से कल तक में, फिर कल से परसों तक में जो चेंजेस हैं, ये प्रोसेस ऑफ रेशनलाइजेशन का परिणाम है। मनुष्य सोचता है तब कुछ करता है, सोच बदली क्रियाकलाप बदले, क्रियाकलाप बदले तो समाज बदला, क्योंकि समाज और कुछ नहीं है, सामाजिक क्रियाओं, अंतःक्रियाओं के भिन्न भिन्न रूपों का समग्र है। कल हमारी सोच पर तार्किकता का प्रभाव कम था, धीरे धीरे हमारी सोच तार्किक होती गई। हम बंदर से मानव बने तो हमारी सोच पर तार्किकता का प्रभाव कम था। हम आदिम समाज से
ग्रामीण समाज में आए तो हमारी सोच पर तार्किकता का प्रभाव थोड़ा अधिक हुआ। हम ग्रामीण समाज से औद्योगिक समाज के, नगरीय समाज के, आधुनिक समाज के रूप में चेंज हुआ। मतलब हमारी तार्किकता का प्रभाव, आधुनिक समाज का लक्षण ही है तर्क बुद्धिवाद। तो सामाजिक परिवर्तन और कुछ नहीं है, प्रोसेस ऑफ रेशनलाइजेशन का एक रूप है, जहां एक कम रेशनल समाज से समाज अधिक रेशनल समाज की ओर परिवर्तित होता है। अगेन आई रिपीट, जहां एक कम रेशनल समाज से समाज अधिक रेशनल समाज की ओर परिवर्तित होता है, जहां एक वर्ड रेशनल सोसाइटी जो एक रेशनल सोसाइटी की ओर परिवर्तित होती है, वर्ड रेशनल सोसाइटी जो एक रेशनल सोसाइटी की ओर परिवर्तित होती है। मूल्य उन्मुख तार्किक क्रिया की प्रधानता वाले समाज से लक्ष्य उन्मुख तार्किक क्रिया की प्रधानता वाले समाज की दिशा में परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है, अगर हम वेबर के परिवर्तन के फ्रेम को देखें तो। और इसी परिवर्तन के क्रम में आधुनिक पूंजीवाद, नौकरशाही व्यवस्था आदि का उद्भव संभव हुआ है। चलेगा? और इसके लक्षण को समझाइए, थोड़ा थोड़ा ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, लक्षण बता देंगे। दूसरा सवाल है वेबेरियन नौकरशाही के विकारियों की। अब यहां सवाल देखो, 2001 का सवाल है। विकारी मतलब डिसफंक्शन, डिसफंक्शन, दुष्प्रकार्य, गूगल ट्रांसलेशन है। प्रकार्य फंक्शन, प्रकार्य मतलब किसी भी इकाई का वह कार्य जो समग्र को बनाए रखने के लिए किया जाता है, मतलब सकारात्मक कार्य, इज कॉल्ड फंक्शन, प्रकार्य। और दुष्प्रकार्य डिसफंक्शन, किसी भी इकाई का वह कार्य जो समग्र को नुकसान पहुंचाता है, जो समग्र को कमजोर करता है, मतलब नकारात्मक परिणाम। वेबेरियन नौकरशाही के नकारात्मक परिणामों की चर्चा कीजिए, पहला। और यहां दूसरा है संरचनात्मक स्रोतों का दृष्टांत निरूपण कीजिए। मतलब वेबेरियन नौकरशाही का क्या डिसफंक्शन है और वो डिसफंक्शन क्यों है, क्यों है? वेबेरियन नौकरशाही के मॉडल में वो क्या है जिसके कारण वो नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करता है? अगर हम इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहें बच्चा, तो ये देखिए, ये है दुष्प्रकार, यही है डिसफंक्शन, ये हमने पढ़ाया है। अधिकारियों और कर्मचारियों में नवाचार व सृजनशीलता की क्षमता के विकास की संभावना कम, ये विकार्य है, दुष्प्रकार्य है, नकारात्मक परिणाम है वेबेरियन नौकरशाही का, कि इसमें अधिकारियों और कर्मचारियों में नवाचार और सृजनशीलता की क्षमता का विकास की संभावना कम होती है। क्यों? क्योंकि इसमें नियमों के अनुसार यंत्रवत कार्य करने पर बल दिया जाता है। ये हो गया तुम्हारा संरचनात्मक स्रोत, मतलब नौकरशाही व्यवस्था की संरचना में जो कैरेक्टर है वही कैरेक्टर इसके नुकसान या नकारात्मक परिणाम को संभव बनाते हैं। इन्हीं के कारण नौकरशाही व्यवस्था में नवाचार और सृजनशीलता की क्षमता का विकास रुक जाता है। तो मैंने क्योंकि देकर के हर जगह संरचनात्मक स्रोत की चर्चा कर दी है। नियमों के अनुसार कार्य करते करते व्यक्ति नियमों का दास, मानवीय पक्षों से अलगाव, नियमों का दास, ये दुष्प्रकार्य है, विकार्य है, डिसफंक्शन है। क्यों भाई? क्योंकि इस संगठन में नियमानुसार यंत्रवत कार्य करने पर बल दिया जाता है। ये संरचनात्मक स्रोत है। समझ में आ रहा? तो इसी तरीके से हम लोगों ने वेबेरियन नौकरशाही के विकारियों के संरचनात्मक स्रोतों का सदृष्टांत निरूपण कीजिए। 2001 का सवाल है। अगला सवाल है वेबेरियन अधिकारी तंत्र। यहां गूगल साहब ने नौकरशाही की जगह पर अधिकारी तंत्र शब्द का इस्तेमाल कर दिया, अंग्रेजी ब्यूरोक्रेसी है। वेबेरियन नौकरशाही के प्रमुख लक्षणों की परीक्षा कीजिए, परीक्षण कीजिए। परीक्षा का मतलब परीक्षण हुआ, सी, ठीक है, आराम से दे सकते हो। 2013 का सवाल है। यह है बच्चा नौकरशाही व्यवस्था पे पूछे गए क्वेश्चन। कुछ लास्ट में हम लोग क्वेश्चन की भी चर्चा करेंगे। डन। नौकरशाही व्यवस्था क्या है हम लोग पढ़ चुके हैं, एक टॉपिक हमारा फिनिश हुआ। उसकी प्रासंगिकता पर भी आज मैंने चर्चा कर दी कि आज समकालीन समाज में यह वेबेरियन नौकरशाही कहां तक प्रासंगिक है, कहां तक प्रासंगिक नहीं है।
और हम लोग वहां पर जब प्रासंगिकता पर सवाल पूछा जाए बच्चा तो ये भी लिखेंगे कि मैक्स वेबर ने तो खुद कहा था कि हमारा नौकरशाही का आदर्श प्रारूप यथार्थ तो बदलता रहता है, इसलिए जब हम किसी घटना का अध्ययन करने जाएंगे तो उस समय अध्ययनकर्ता उस समय के उस तरह की घटनाओं को देख करके एक नौकरशाही का आदर्श प्रारूप बनाएगा। तो आज ब्यूरोक्रेसी का अध्ययन करने के लिए आज हम एक नया आदर्श प्रारूप नौकरशाही का बनाएंगे। वेबर ने थोड़ी कहा था कि इसी के आधार पर आप आज के ब्यूरोक्रेसी का अध्ययन कीजिए। वेबर तो इस बात को स्वीकार करता है कि भैया आदर्श प्रारूप बनने के बाद अध्ययनकर्ता को, समाजशास्त्री को इसको पढ़ के फेंक देना चाहिए। याद करो आदर्श प्रारूप पर मैक्स वेबर का विचार। पूजा सिंह, लैपटॉप में चल रहा है आपके ऐप पर जीएस और ऑप्शनल मिलाकर के लगभग 2500 प्लस बच्चे हैं और सारे के सारे बहुत सारे बच्चे जिनको शौक है वो लैपटॉप पे देख रहे हैं। एक बार टेक्निकल टीम से बात कीजिए कि उनका आपका लैपटॉप पे क्यों नहीं चल रहा है, ठीक है ना। लैपटॉप पे सामान्य रूप से क्लास देखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है। अभी लैपटॉप में एक कमी है जिसको हमने फॉर्मल तरीके से घोषित नहीं किया है, क्योंकि अभी जो पीडीएफ है वो डाउनलोड नहीं हो रहा हमारे लैपटॉप पे, उसी पे लोग काम कर रहे हैं। बाकी सारी चीजें प्रॉपर काम कर रही है। डन। इसलिए हम लोग फॉर्मल तरीके से मैसेज भेज करके लोगों को नहीं कहे हैं कि लैपटॉप पे क्लास कीजिए। फेसबुक वगैरह पर हमने प्रचार नहीं किया है कि आप हमारे लैपटॉप पे क्लास कीजिए, लेकिन सारे बच्चे जिनको भी करना है वो लैपटॉप पे कर रहे हैं और पीडीएफ को वो मोबाइल पे डाउनलोड करते हैं। क्योंकि पीडीएफ डाउनलोड होने वाली चीज है तो मोबाइल पे डाउनलोड करके अपना लैपटॉप पे रख लेते, ठीक है। अब ये बता दीजिए आप लोग, एक बच्चे ने लिखा था कि दुष्प्रकार्य नहीं हुआ है, नौकरशाही व्यवस्था का दुष्प्रकार्य मैंने कराया है कि नहीं कराया। थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है बच्चा। नौकरशाही व्यवस्था का दुष्प्रकार्य हमने कराया है कि नहीं कराया है, जल्दी बताइए। नौकरशाही व्यवस्था का दुष्प्रकार्य हमने कराया है कि नहीं कराया है, कृपया बताएं। हो गया है, हो गया है, हो गया है। थैंक यू। क्लियर है, आगे बढ़े। ब्यूरोक्रेसी आपका कंप्लीट हुआ। मैक्स वेबर का नौकरशाही व्यवस्था के बारे में विचार। नेक्स्ट टॉपिक, आज का हमारा अगला टॉपिक है बच्चा, आपके सामने है स्क्रीन पर, देखिए इसको। लास्ट टॉपिक है मैक्स वेबर का। प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। डन। ये आपका एक टॉपिक है। ये मैक्स वेबर द्वारा लिखी हुई किताब का नाम है। ये मैक्स वेबर द्वारा लिखी हुई किताब का नाम, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इसमें दो चीज है, एक तो है प्रोटेस्टेंट एथिक्स और दूसरा है स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये है धर्म और ये है आर्थिक व्यवस्था से संबंधित। समझ में आ रहा? कैपिटलिज्म आर्थिक व्यवस्था का एक रूप है, आप जानते हो, आर्थिक क्रियाकलापों का एक तरीका है। जहां आर्थिक क्रियाकलापों का संपादन, औद्योगिक क्रियाकलापों का संपादन
निजी उद्यमियों द्वारा किया जाता है। पॉइंट नंबर 1, ये निजी उद्यमी का उत्पादन के सभी साधनों और उत्पादन के सभी प्रक्रियाओं पर स्वामित्व और नियंत्रण होता है। यही मालिक होते हैं, इन्हीं का स्वामित्व होता है और क्या उत्पादन करना, कैसे उत्पादन करना, इस पूरी प्रक्रिया पर इन्हीं का कंट्रोल होता है। तीसरा, ये निजी उद्यमी लाभ के लिए उत्पादन करते हैं, अपनी पूंजी को बढ़ाने के लिए उत्पादन करते हैं। उत्पादन के इस तौर तरीके को, आर्थिक क्रियाकलापों के संपादन के इस तौर तरीके को पूंजीवाद की संज्ञा दी जाती है। पूंजीवाद की संज्ञा दी जाती है। अब कैपिटलिज्म है तो कैपिटलिज्म एक विचारधारा भी है, मतलब ढेर सारे लोगों का विचार। क्या विचार? तो उनका यही विचार है कि आर्थिक क्रियाकलापों का संपादन निजी उद्यमियों के द्वारा किया जाना चाहिए। आर्थिक क्रियाकलापों के संपादन में सभी साधनों पर निजी उद्यमियों के निजी स्वामित्व के अधिकार को स्वीकार किया जाना चाहिए। निजी उद्यमियों के नियंत्रण में आर्थिक क्रियाकलापों का संपादन किया जाना चाहिए। इसमें राज्य की भूमिका नहीं होनी चाहिए, राज्य का हस्तक्षेप नहीं होनी चाहिए। लेसेस फेयर, राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और ये निजी उद्यमी लाभ कमाने के लिए, अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए उत्पादन करें। अगर करेंगे तो जी जान से लगेंगे, क्योंकि उनके द्वारा किए गए काम का सीधा लाभ उनको मिलेगा। काम के प्रति उनका मोटिवेशन स्ट्रांग होगा, पूरी ताकत के साथ काम करेंगे। और जब ताकत के साथ काम करेंगे तो धनी हो जाएंगे, धनी हो जाएंगे तो देश धनी हो जाएगा। तो जब कुछ लोग इस तरह के क्रियाकलापों को समर्थन देते हैं तो ये विचारधारा हो गया, समूह का विचार हो गया। इसलिए पूंजीवाद एक विचारधारा है। पूंजीवाद आर्थिक क्रियाकलापों के संपादन का एक तरीका है, कुछ भी। और तरीके का समर्थन करने वाली विचारधारा पूंजीवाद एक विचारधारा है। बहुत क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी मैं बता चुका हूं, उपयोगितावाद, उदारवाद और लेसेस फेयर ये पूंजीवाद की समर्थक विचारधाराएं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ये तीनों विचारधाराएं राज्य के हस्तक्षेपी भूमिका को डिनाई करती है। राज्य के हस्तक्षेपी भूमिका को डिनाई करती है, निजी संपत्ति के अधिकार का समर्थन करती है, निजी उद्यमियों के विवेकशीलता की क्षमता का समर्थन करती है। इस बात का समर्थन करती है कि इस तरह से काम करने से विकास होगा। यही है पूंजीवाद का अर्थ। स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ध्यान से देखो, स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। स्पिरिट मतलब इसका हिंदी दिया जाता है भावना, आत्मा। कैपिटलिज्म का आत्मा, कैपिटलिज्म का भावना, कैपिटलिज्म का एसेंस, कैपिटलिज्म का सार तत्व, वो सार तत्व जो कैपिटलिस्ट एक्टिविटीज या कैपिटलिज्म मोड ऑफ प्रोडक्शन में इनहेरेंट है, कैपिटलिज्म का सार तत्व क्या है? कैपिटलिज्म का सार तत्व है खूब मेहनत, धन से धन कमाना सार तत्व है। धन को बढ़ाने के लिए धन कमाना, धन के लिए धन कमाना, पूंजी के लिए पूंजी कमाना। पूंजीपति जब कमाता है तो अपने पूंजी को बढ़ाने के लिए कमाता है। उसका उद्देश्य लोगों की जरूरतों को पूरा करना नहीं होता है, लाभ कमाना होता है, अपना पूंजी बढ़ाना होता है। धन के लिए धन कमाना, तो ये पूंजीवाद का सार तत्व हो गया। अब धन के लिए धन कमाना, रिस्क लेंगे तभी धन होगा। एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता,
ये पूंजीवाद का सार तत्व हो गया। जम के मेहनत, क्योंकि यहां मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे हम धन कमाएंगे, कैसे रिस्क को हम कवर करेंगे। कठोर परिश्रम, कठोर परिश्रम, वर्क कल्चर, कार्य संस्कृति, जहां किसी काम को बुरा नहीं माना जाता है। काम काम है, जो पैसा दे रहा है, जिससे पैसा आ रहा है, काम है, कोई भी काम खराब नहीं है। ये सब पूंजीवाद का सार तत्व है। इसी को हम कहते हैं स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। मैक्स वेबर ने इसी को स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म कहा है और पूंजीवाद को के कुछ इस तरह के लक्षणों की पहचान की है। या कहिए तो मैक्स वेबर ने पूंजीवाद के इस लक्षणों को, मैक्स वेबर के अनुसार पूंजीवाद, मैक्स वेबर हर चीज को क्रियाकलापों के रूप में देखता है। मैक्स वेबर कहता है पूंजीवाद भी आर्थिक क्रियाकलापों का एक रूप है, एक टाइप है, जहां लोग ऐसे 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 क्रियाकलाप करते हैं। लक्षण, मैक्स वेबर इस पूंजीवाद के स्पिरिट का एक आइडियल टाइप बनाता है। इसमें धन के लिए धन कमाने पर बल, धन को बढ़ाने के लिए, पूंजी को बढ़ाने के लिए, लाभ कमाने के लिए धन कमाने पर बल, कठोर परिश्रम पर बल, उद्यमिता पर बल, रिस्क लेने पर बल। समझ में आ रहा मेरी बात? ये सब मैक्स वेबर पूंजीवाद के स्पिरिट का एक आइडियल टाइप बनाता है। डैश डैश डैश, यही है स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। डन। अगला है प्रोटेस्टेंट एथिक्स। एथिक्स मतलब होता है नैतिक नियम, आचार। इसका हिंदी ट्रांसलेशन ज्यादा कम्युनिकेटिव है, आचार। नैतिकता भी हिंदी ट्रांसलेशन किया जाता है, लेकिन तब कंफ्यूजन क्रिएट होता है जब हम एथिक्स का हिंदी नैतिकता करेंगे। यूपीएससी ने कई जगहों पर प्रश्नों में किया है, तो फिर हम मोरालिटी का हिंदी क्या करेंगे? फिर हम मोरालिटी का हिंदी क्या करेंगे? और कंसेप्चुअली मोरालिटी और एथिक्स काफी हद तक एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, काफी हद तक एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो बेटर है कि हम एथिक्स का हिंदी आचार करें, या एथिक्स का हिंदी हम नैतिक नियम करें। हमारे बहुत सारे हिंदी पुस्तकों में इग्नू ने भी एथिक्स का हिंदी आचार किया है। आचार मतलब नैतिक नियम, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना है नहीं, क्या करना चाहिए। प्रोटेस्टेंट क्या है? यहां प्रोटेस्टेंट और एथिक्स दो शब्द है। प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म का एक सेक्ट है। प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म का एक सेक्ट है। जब कुछ लोगों ने, जब यूरोप में तर्क बुद्धिवाद का विकास हुआ, तो कुछ लोगों ने ईसाई धर्म के मूल मान्यताओं के विरोध में ईसाई धर्म की कुछ तर्कसंगत व्याख्या प्रस्तुत की। ईसाई धर्म की जो बहुत सारी मान्यताएं उसके साथ लोगों ने जोड़ दी थी, कुछ तर्कसंगत व्याख्या प्रस्तुत की। इन लोगों ने गॉड को स्वीकार किया, सबको स्वीकार किया, लेकिन उसका थोड़ा रेशनल इंटरप्रिटेशन किया, और बहुत सारे कुछ ऐसे औतार्किक मान्यताओं को खारिज कर दिया। ये ईसाई धर्म के विरोधी कहलाए। विरोधी का अंग्रेजी होता है प्रोटेस्टेंट कहलाए। इसमें मार्टिन लूथर, काल्विन, फ्रैंक, कई लोग शामिल थे। ये उपदेशक थे, और इन लोगों ने ईसाई धर्म का एक तर्कसंगत विश्लेषण प्रस्तुत किया। ढेर सारे लोग इनके फॉलोअर हो गए, ढेर सारे लोग इनके फॉलोअर हो गए। ये ईसाई धर्म के एक संप्रदाय के रूप में विकसित हुआ, एक शाखा के रूप में विकसित हुआ।
एक सेक्ट के रूप में विकसित हुआ। इस तरह से ईसाई धर्म की दो शाखाएं बन गई, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक मतलब पुरानी मूल मान्यताओं वाले, इसलिए जहां भी कैथोलिक होते हैं वो मूल मान्यताओं को पकड़े हुए होते हैं, वो थोड़े से रूढ़ टाइप के होते हैं, रूढ़िवादिता वहां ज्यादा होती है। अमेरिका में कैथोलिक देश होगा तो आप देखोगे बहुत सारी जो नई नई चीजें हैं, तर्कसंगत चीजें, उसका वहां विरोध होता है। समलैंगिक संबंधों को प्रोटेस्टेंट राज्यों में, अमेरिका के प्रोटेस्टेंट राज्यों में आसानी से स्वीकृति मिल जाती है, लेकिन समलैंगिक संबंधों को, गे मैरिज को, लेस्बियन मैरिज को, जो कैथोलिक राज्य हैं या देश हैं, वहां पर स्वीकृति कम मिलती है। वो पुरानी मान्यताओं को पकड़े हुए होते हैं। समझ में आ रहा होगा? यही है प्रोटेस्टेंट, ईसाई धर्म का एक तर्कसंगत, विश्लेषण पर आधारित ईसाई धर्म का एक सेक्ट। बहुत से लोग प्रोटेस्टेंट धर्म भी कहते हैं, प्रोटेस्टेंट धर्म भी कह सकते हो, हालांकि टेक्निकल डिफिनेशन में प्रोटेस्टेंट धर्म का उदाहरण नहीं है। ये ईसाई धर्म की एक शाखा है, एक सेक्ट है। और एथिक्स का मतलब उपदेश। तो प्रोटेस्टेंट धर्म के जो एथिक्स हैं, जो उपदेश हैं, प्रोटेस्टेंट धर्म में अपने अनुयायियों के लिए बताया जाता है कि यह करना चाहिए। हर धर्म में आपने देखा होगा, हर धर्म में, हर धर्म अपने अनुयायियों के लिए, अपने फॉलोअर्स को बताता है कि यह करना चाहिए, यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, यह पाप है, यह पुण्य है, इसको करने से स्वर्ग जाओगे, इसको करने से नरक जाओगे। धर्म में अच्छा और बुरा, उचित अनुचित, नैतिक अनैतिक से संबंधित कुछ नियमों की रचना की जाती है। इन नियमों की रचना करने वाले उस धर्म के जो प्रमुख लोग होते हैं, वो होते हैं पुस्तकों के माध्यम से, धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से। जो बहुत पुराने प्रमुख लोग थे उन्होंने भी लिखी। बहुत से लोगों ने तो हमारे यहां अपने लिखा और कह दिया इसको भगवान ने लिखा, वेदों की रचना भगवान ने की, आदि आदि। तो प्रोटेस्टेंट एथिक्स में उन उपदेशों को शामिल किया जाता है जो प्रोटेस्टेंट धर्म के उपदेशकों द्वारा अपने अनुयायियों को, अपने फॉलोअर्स के बारे में लिखा है कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। यानी प्रोटेस्टेंट एथिक्स वो नैतिक नियम है, वो आचार है जिनका निर्धारण प्रोटेस्टेंट धर्म के अंतर्गत किया गया है, प्रोटेस्टेंट संप्रदाय के अंतर्गत किया गया है। इसमें कुछ लूथर ने कहा, कुछ फ्रैंक ने कहा, कुछ काल्विन ने कहा ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, टेस्ट 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 टेस्ट। यही है प्रोटेस्टेंट एथिक्स। समझ में आ गया होगा प्रोटेस्टेंट एथिक्स मतलब क्या है, और स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म मतलब क्या है। प्रोटेस्टेंट क्या है, एथिक्स क्या है, प्रोटेस्टेंट एथिक्स क्या है, डन। कैपिटलिज्म क्या है, स्पिरिट क्या है, स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म क्या है, डन। और ये जो है प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये मैक्स वेबर द्वारा लिखी हुई एक किताब है। मैक्स वेबर ने इस किताब की रचना क्यों की भाई, क्यों लिखा, क्या लिखा, क्या लिखा तो बाद में आएंगे। यही टॉपिक हम लोगों का है। और इस पुस्तक में मैक्स वेबर ने इकोनॉमी, कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और रिलीजन, मेनली प्रोटेस्टेंट रिलीजन, बाकी रिलीजन भी अगर हम टेक्निकली कहें तो मैक्स वेबर ने यहां पर इकोनॉमी और रिलीजन के मध्य संबंधों को व्याख्यायित किया है। इकोनॉमी और रिलीजन के मध्य संबंधों को इस पुस्तक में स्पष्ट करने का प्रयास किया है। धर्म और अर्थव्यवस्था के मध्य संबंधों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आप अच्छी तरह जानते हो कि मानव समाज कई अंगों से मिलकर बना होता है। इकोनॉमिक सिस्टम, फैमिली सिस्टम, मैरिज सिस्टम, रिलीजन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, वैल्यू सिस्टम, नॉर्म सिस्टम, ये सभी मानव समाज के अंग हैं। ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं।
ये सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। समाजशास्त्र इसी के समाज के इन अंगों और अंगों के मध्य के संबंधों को समझने का प्रयास करता है ताकि इसके माध्यम से समाज के मैकेनिज्म को समझा जा सके। यही है समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। अंग का अन्य अंगों पर क्या प्रभाव है, मतलब समाज पर क्या प्रभाव है, अन्य अंगों का या समाज का उस अंग पर क्या प्रभाव है। इसको सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इज सोशियोलॉजी। हम समाजशास्त्र में इसी को देखते हैं। कार्ल मार्क्स ने मैक्स वेबर के ही देश में, जर्मनी में, यह एस्टैब्लिश किया कि भाइयों बहनों, समाज कई अंगों से मिलकर बना है, बट इन सभी अंगों में इकोनॉमी इज द बेस ऑफ सोसाइटी, इकोनॉमी इज द सबस्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, इकोनॉमी इज द इंफ्रास्ट्रक्चर सोसाइटी, इकोनॉमी इज द अधोसंरचना ऑफ सोसाइटी, एंड अदर ऑल पार्ट्स ऑफ सोसाइटी सुपर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, अधिसंरचना ऑफ सोसाइटी। इकोनॉमी, आर्थिक व्यवस्था समाज का आधार होता है, केंद्रीय होता है, प्रमुख होता है। बाकी समाज के सारे अंग इसी पर टिके होते हैं। और मार्क्स ने दिखाया कि कैसे इकोनॉमिक सिस्टम ही सारे अंगों के स्वरूप को निर्धारित करते हैं। मार्क्स ने दिखाया कि कैसे इकोनॉमिक सिस्टम फैमिली सिस्टम को, मैरिज सिस्टम को, स्टेट सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को, सबको, मूल्य को, नियम को, सबके स्वरूप का निर्धारण इस इकोनॉमिक सिस्टम द्वारा होता है। मार्क्स ने दिखाया कि इकोनॉमिक सिस्टम में जैसे जैसे परिवर्तन आता है, बाकी अंगों में भी परिवर्तन आ जाता है, समाज में भी परिवर्तन आ जाता है। मार्क्स की इसी व्याख्या को हम ऐतिहासिक भौतिकवाद का नाम देते हैं। याद आ रहा? पढ़ चुके हम लोग। आलोचकों ने कहा कि भाई समाज के सारे अंग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वो आलोचक, प्रमुख आलोचक मैक्स वेबर था। मैक्स वेबर ने कहा कि भाइयों, समाज के सारे अंग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, सब अंग एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मार्क्स जी ने तो केवल और केवल इकोनॉमी को, मार्क्स ने स्वीकार किया कि सारे अंग एक दूसरे पर जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन मार्क्स अपने विश्लेषण में इकोनॉमी को आधार मान लिया और इकोनॉमी का बाकी अंगों पर क्या प्रभाव है इसकी व्याख्या की, बाकी अंगों का इकोनॉमी पर क्या प्रभाव है इसकी व्याख्या नहीं की, इसकी व्याख्या नहीं की। इकोनॉमी ही केवल पॉलिटिकल सिस्टम को, रिलीजन सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को नहीं प्रभावित करती है, बल्कि पॉलिटिकल सिस्टम भी, रिलीजन सिस्टम भी, एजुकेशन सिस्टम भी इकोनॉमी को प्रभावित करता है। मैक्स वेबर ने कहा सामाजिक घटनाएं जटिल होती है, इसके बारे में कोई सिंगल कॉजेशन थ्योरी नहीं दी जा सकती है, ये कई कारकों का परिणाम होती है। इनमें धर्म भी एक कारक है। मैक्स वेबर ने कहा कि आइयो हम आपको दिखाते हैं कि धर्म का इकोनॉमी पर क्या प्रभाव है। अभी तक तो मार्क्स भैया ने यह दिखाया या मार्क्स चाचा ने यह दिखाया कि इकोनॉमी का धर्म पर क्या प्रभाव है, कैसे इकोनॉमी धर्म या राजनीतिक व्यवस्था या शिक्षा व्यवस्था के स्वरूप को निर्धारित करती है। मैक्स वेबर ने कहा कि मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे धर्म इकोनॉमी के स्वरूप को निर्धारित करता है, कैसे धर्म इकोनॉमिक सिस्टम को प्रभावित करता है, आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। मैक्स वेबर ने इसी बात का विश्लेषण करने के लिए, इसी पक्ष को दर्शाने के लिए एक पुस्तक लिखता है, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। और उसमें वो दिखाता है कि प्रोटेस्टेंट धर्म ने कैसे पूंजीवाद के उद्भव और विकास को संपोषित किया। प्रोटेस्टेंट धर्म ने कैसे पूंजीवाद के उद्भव और विकास को संपोषित किया, कैसे प्रोटेस्टेंट धर्म पूंजीवाद के विकास का एक कारण है, या कैसे हिंदू धर्म ने, इस्लाम धर्म ने पूंजीवाद के विकास को, आर्थिक विकास को बाधित किया, बाधा उत्पन्न की। इस तरह से इस पुस्तक में हम देखेंगे कि मैक्स वेबर ने कैसे धर्म और अर्थव्यवस्था के मध्य संबंधों का विश्लेषण प्रस्तुत किया, कैसे मैक्स वेबर ने धर्म का इकोनॉमी पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण प्रस्तुत किया और मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद को खारिज किया, मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद को खारिज किया। डन। तो ये टॉपिक है हमारा। हमने काफी हद तक इसका आउटलाइन आपको दे दिया, अब आपको समझने में आसानी होगी। जो डायमेंशन हम लोग इसमें पढ़ेंगे बच्चा, ये टॉपिक है आपका प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य,
कैपिटल ए, मैक्स वेबर का विचार कैपिटल बी, आलोचना कैपिटल सी, और मूल्यांकन एवं निष्कर्ष कैपिटल डी। ये 4 डायमेंशन हम पढ़ेंगे। पृष्ठभूमि और उद्देश्य मोटा मोटी हमने बता दिया। आगे कल हम लोग मिलते हैं, और कल संडे है बट फिर भी मैं क्लास लूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट है कि कल मैं इसको फिनिश कर दूं तो मैक्स वेबर हमारा खत्म हो जाएगा, तो हम लोग पार्सन्स वाला क्लास प्रॉपर तरीके से चलाते रहेंगे। ठीक है, तो अभी तुरंत मुझे हाजिर होना है। सो थैंक यू वेरी मच अभी के क्लास के लिए। मैं अभी नेक्स्ट आपके नए वाले सेगमेंट में, नए वाले बैच में पार्सन्स के साथ उपस्थित हो रहा हूं। थैंक यू वेरी मच।